जैविक ऊतक तंत्रों की वास्तुकला। हमें पौधों और जंतुओं के ऊतक तंत्रों की इस जटिल दुनिया को डिकोड करना है। ये समझना है कि एक पेड़ की बाहरी छाल से लेकर हमारे शरीर के तंत्रिका ऊतकों तक ये पूरी की पूरी जैविक वास्तुकला कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये है कि यह सिर्फ परिभाषाओं का पुलिंदा नहीं है। मतलब जब हम इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि जीवन केवल कोशिकाओं का एक यादृच्छिक ढेर नहीं है। हाँ, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत सुव्यवस्थित, लगभग गणितीय सटीकता वाला तंत्र है। यह अध्ययन सामग्री दिखाती है कि प्रकृति कितनी कुशल इंजीनियर है। उसने हर एक ऊतक को किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही बनाया है। और इसी इंजीनियरिंग को समझने के लिए चलिए अपनी चर्चा के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, पौधों का ऊतक तंत्र। इन नोट्स में पौधों के शरीर को 3 प्रमुख तंत्रों में बांटा गया है: एपिडर्मल, ग्राउंड और संवहनी ऊतक तंत्र। एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। सही। अब अगर इसे किसी इमारत की वास्तुकला से जुड़कर देखें तो एपिडर्मल तंत्र इमारत की बाहरी दीवारों और सुरक्षा प्रणाली जैसा है। ग्राउंड ऊतक इमारत के कमरों और हॉल्स की तरह हैं जहां सारा काम होता है। लेकिन जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है संवहनी तंत्र, यानी इमारत का पूरा प्लम्बिंग और वायरिंग सिस्टम। संवहनी तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम वास्तव में पौधों की जीवन रेखा है। अगर हम इसके तकनीकी पहलुओं पर गौर करें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। नोट्स में जाइलम और फ्लोएम की कार्यप्रणाली का बहुत ही सूक्ष्म विवरण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जाइलम बस एक साधारण पाइप है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी को सैकड़ों फीट ऊपर ले जाने की जो प्रक्रिया है, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है, वो अद्भुत है। पत्तियों से जब पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो वो एक नकारात्मक दबाव पैदा करता है। एक तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है। इसमें जुड़े रहते हैं, जिसे कोहेशन कहते हैं, और वे जाइलम की दीवारों से भी चिपके रहते हैं, जिसे एडहेशन कहते हैं। ये पूरा तंत्र बिना किसी मोटर के काम करता है। ये सच में एक बेहतरीन हाइड्रोलिक सिस्टम है। और फ्लोएम का काम भी उतना ही जटिल है। पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना। और इसके लिए फ्लोएम को सक्रिय रूप से ऊर्जा यानी एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही कहा। लेकिन इस तंत्र में एक और चीज है, कैम्बियम, जो नई जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं का निर्माण करता है। और यहीं पर यह बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मैंने नोट्स में वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स का जिक्र देखा। एक पेड़ अपनी उम्र का रिकॉर्ड कैसे रखता है, ये बहुत दिलचस्प है। क्या आप समझा सकती हैं कैसे होता है? बिल्कुल। कैम्बियम कोई मशीन नहीं है जो साल भर एक ही गति से काम करे। ये मौसम के प्रति बेहद संवेदनशील है। वसंत ऋतु में जब पेड़ को बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है तो कैम्बियम बहुत सक्रिय हो जाता है। मतलब उसे ज्यादा सप्लाई चाहिए होती है? हाँ, तो ये ऐसे जाइलम बनाता है जिनकी पाइप बहुत चौड़ी होती हैं। इस लकड़ी का घनत्व कम होता है और रंग हल्का होता है। इसे स्प्रिंगवुड कहते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। तब क्या होता है? तब कैम्बियम जो जाइलम बनाता है उसकी वाहिकाएं बहुत संकरी होती हैं। यह लकड़ी सघन और गहरे रंग की होती है, जिसे ऑटम वुड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम तने में एक रिंग देखते हैं तो दरअसल हल्के रंग की स्प्रिंग वुड और गहरे रंग की ऑटम वुड का एक पूरा सेट होता है। एक साल का पूरा चक्र। एकदम सही। और ये वार्षिक वलय हमें उस साल के मौसम का पूरा इतिहास बताते हैं। अच्छी बारिश हुई है तो वलय चौड़ा होगा, सूखा पड़ा है तो पतला होगा। और ऊतकों की व्यवस्था, जैसे जाइलम और फ्लोएम कैसे व्यवस्थित है, क्या उनके बीच कैम्बियम है, ये सब तय करता है कि पौधा अपने पर्यावरण में कैसे बचेगा। ये तो बात हुई पौधों की दुनिया की, जहां जीवन एक ही जगह पर स्थिर है। लेकिन अगर हम चर्चा का रुख अब जंतु ऊतकों की ओर मोड़ें तो पूरी गतिशीलता ही बदल जाती है। बिल्कुल। पौधों से जंतुओं तक का सफर एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, क्योंकि जंतुओं को चलना फिरना होता है, शिकार करना होता है। इन विस्तृत नोट्स के अनुसार जंतुओं के शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: उपकला यानी एपिथेलियम, संयोजी यानी कनेक्टिव, पेशी और तंत्रिका ऊतक। लेकिन इन सब में उपकला या एपिथेलियल ऊतकों पर जो गहराई से बात की गई है वो बहुत ध्यान देने लायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपकला ऊतक हमारी पहली रक्षा पंक्ति हैं, और अगर हम इनकी संरचना में जाएं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन।
उपकला ऊतकों के पास अपनी खुद की कोई रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं। मतलब उन्हें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। नहीं मिलती। वे पूरी तरह से इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद संयोजी ऊतकों से विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत ही बारीक तकनीकी विवरण है। नोट्स में इसके 3 प्रमुख प्रकारों के आकारों का विश्लेषण है: स्कूमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है, सुरक्षा तो कोई भी परत कर सकती है, तो फिर इन आकारों में इतना अंतर क्यों है? मतलब एक चपटी कोशिका और चौकोर कोशिका के काम में असल में क्या फर्क आ जाता है? ये जीव विज्ञान के सबसे सुनहरे नियमों में से एक है कि संरचना हमेशा कार्य को निर्धारित करती है। आइए स्कूमस ऊतकों को लेते हैं। ये बहुत ही पतली, चपटी और फर्श पर बिछी टाइल्स जैसी होती हैं। किसी तवे पर फैले हुए ऑमलेट की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इनका मुख्य काम सुरक्षा से ज्यादा विसरण है, जैसे हमारे फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ये इतने पतले होते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आर पार जा सकते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक है। फेफड़ों में हमें कोई बैरियर नहीं चाहिए। और फिर क्यूबॉइडल ऊतकों का क्या काम है? क्यूबॉइडल कोशिकाएं चौकोर होती हैं, मतलब उनके पास बहुत अधिक आंतरिक आयतन होता है, क्योंकि इन्हें बहुत सारा काम करना होता है, मुख्य रूप से स्राव और अवशोषण। ये हमारे गुर्दे की नलिकाओं और ग्रंथियों में पाई जाती हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा मशीनरी। बिल्कुल। इनके भीतर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और अंगक समा सकते हैं, जो रक्त से कचरे को छानने जैसे ऊर्जा गहन कार्यों के लिए जरूरी हैं। और अंत में हमारे पास कॉलमिनर ऊतक है। ये खंभे की तरह लंबे होते हैं। मुझे लगता है इनकी ऊंचाई का संबंध जरूर मजबूत सुरक्षा से होगा। सही अंदाजा लगाया। ये मुख्य रूप से हमारे पेट और आंतों की भीतरी परत में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई नीचे मौजूद ऊतकों को पेट के तेज एसिड से बचाती है। और आंतों में इनके ऊपरी सिरे पर छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें माइक्रोविली कहा जाता है। ये सतह के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि भोजन का अधिकतम अवशोषण हो सके। और ये कोशिकाएं टाइट जंक्शन से इतनी मजबूती से जुड़ी होती हैं कि कोई भी बैक्टीरिया आर पार नहीं जा सकता। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी को एक साथ रखकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कोई भी कोशिका यूं ही कहीं नहीं है। हर एक का आकार, आयतन और काम एक सोची समझी जैविक वास्तुकला का हिस्सा है। बिल्कुल। एक भी जंक्शन अगर अपना काम ठीक से ना करे तो पूरी प्रणाली चरमरा सकती है।